ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और कोशिश करने की भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं आप। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब तक आप खुद पर आत्मविश्वास रखना नहीं सीखते तब तक आप ईश्वर पर भी या फिर किसी भी सफलता पर भी विश्वास नहीं रख सकते। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। यकीन मानिए, जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर पर पहुंचने का राज खुद हमारे अपने भीतर ही छिपा होता है। अगर आपने दिन निश्चय कर लिया है, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के साथ आपकी लगन है और आप मेहनत करने से नहीं घबरा रहे हैं, तो आप प्रगति, उन्नति और कामयाबी के सभी बंद दरवाजे खोल सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर राज्यों की उम्मीदों और सुझावों को सुना। प्रतिभागियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को कई सुझाव भी दिए। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,000 के पार हो गई है। अब तक ओमिक्रॉन के मामले 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे अधिक 263 मामले सामने आए हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में 252 केस हैं। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में निर्वाचन आयोग के दल ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। लखनऊ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराए जाने की मांग की है। 5 जनवरी 2022 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 144 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। फिलहाल देश में स्वस्थ होने की दर 98.38% है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर राज्यों से सावधानी बरतने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2021 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 3,063 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। गुजरात को चक्रवात तौकते के लिए 1,133 करोड़ रुपए, चक्रवात यास के लिए पश्चिम बंगाल को 586 करोड़ रुपए, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए असम को 51 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 504 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 600 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 187 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम और अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए।
कुलगाम जिले के मिरहामा में तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। अनंतनाग जिले के नौगाम में दूसरी मुठभेड़ हुई। मारे गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आफ्स्पा के तहत 30 दिसंबर से 6 और महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये कदम केंद्र सरकार की ओर से नागालैंड से विवादास्पद आफ्स्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब एक नजर राज्यों से आ रही प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन विश्वास रैली में विपक्ष पर जमकर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले की सरकारों पर सरकारी जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही वंशवाद और परिवारवाद को लेकर हमला किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर के काकचिंग में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन विपक्ष का ध्यान सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद पर है। उन्होंने युवाओं से खुद को खेलों से जोड़ने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। साथ ही 1305 करोड़ रुपए की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुलिस विभाग के 14 साइबर थाने और आर्थिक अपराध थाना समेत 3 नवीकृत थानों का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आधुनिक पुलिस प्रणाली के साथ प्रशिक्षित पुलिस बल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने सभी 48 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि महापौर पद के लिए अभी किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। लोक भवन स्थित कार्यालय में निवर्तमान मुख्य सचिव आर के तिवारी ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इससे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 3 जनवरी से बंगाल में ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन जोखिम वाले देशों में शामिल है। जो भी यात्री विदेश से आएंगे उन्हें अपनी खर्च पर एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में तैयारियां की गई हैं। अस्पताल में 40 टन के ऑक्सीजन प्लांट है। एसएसजी के कोविड अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर 30 बेड लगाए गए हैं। सभी बेड के साथ ऑक्सीजन मॉनिटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टैंक लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लसीपोरा में प्रदेश का पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन शुरू हुआ है। इससे इस इलाके में बिजली कटौती की समस्या खत्म हो गई है। सर्दी में सबस्टेशन शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। केरल में लंबे समय बाद हाउस बोट का संचालन फिर शुरू हो गया है। यहां कोविड-19 के प्रकोप के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। नए साल के मौके पर इसे फिर शुरू किया गया। ऐसे में पर्यटकों की आमद फिर बढ़ गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के हैंडीक्राफ्ट मेला लगा है। मेले में 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें देश भर के कारीगरों ने अपने सामान की प्रदर्शनी लगाई है। मेला 6 जनवरी 2022 तक चलेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राज्य स्तरीय हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें 14 जिलों के बुनकर हिस्सा ले रहे हैं। 15 दिन के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है। और देश के चारों कोनों से आई राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर।
हांगकांग पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक एक वेबसाइट से जुड़े 2 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए हैं। वेबसाइट स्टैंड न्यूज ने एक दिन पहले ही कहा था कि कार्यालय पर पुलिस की छापेमारी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई नई सामग्री नहीं डाली जाएगी और उन्हें बंद किया जा रहा है। लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र एप्पल डेली के पूर्व संपादक चान पुईमैन और चुंग की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हरा दिया है। 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 191 रनों पर ही ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में डीन एल्गर और टेम्बा बावुमा के अलावा कोई और बल्लेबाज टिक नहीं सका। एल्गर ने 77 और बावुमा ने नाबाद 35 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विनी को 2-2 सफलताएं मिली। भारत की सेंचुरियन के मैदान में यह पहली टेस्ट जीत है। क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 103 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 38.2 ओवर में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम ने 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में रेट रेशनलाइजेशन पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर विचार होगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या, संत कबीर नगर और बरेली का दौरा करेंगे। आज अंडर 19 एशिया क्रिकेट का फाइनल मैच दुबई में होगा। इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए भारत और श्रीलंका की टीम आज आमने सामने होंगी। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपके काम की है, यानी कि न्यूज यू कैन यूज। कोरोना को लेकर लंबे समय तक हमें से काफी लोग परेशान रहे। वैक्सीन के बाद वो परेशानी तो कम हुई, लेकिन बच्चों के लिए चिंता बनी रही। अब जल्द ही बच्चों को भी वैक्सीन लगने जा रही है। किन बच्चों को वैक्सीन लगेगी, इसके लिए क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस और कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए जानते हैं। 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र ने टीकाकरण अभियान के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार केवल 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को ही कोवैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इस दौरान उनकी AEFI निगरानी की जाएगी। वैक्सीन की पहली खुराक लगने के बाद बच्चे दूसरी खुराक के लिए 28 दिनों के बाद ही एलिजिबल होंगे। सभी बच्चे जिनकी आयु 15 साल या इससे ज्यादा है, कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैक्सीन की तारीख पर 2007 या उसके बाद पैदा हुआ कोई भी बच्चा कोविड वैक्सीन के लिए पात्र होगा। बच्चों के माता पिता 1 जनवरी से कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों को अपना स्टूडेंट ID कार्ड प्रयोग करने की मंजूरी दी गई है। इससे उन बच्चों को राहत मिल गई है जिनके पास आधार या पहचान साबित करने का कोई दूसरा प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे बच्चे स्टूडेंट ID कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सभी पात्र बच्चे सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो हर अस्पताल में अलग अलग हो सकते हैं। तो न्यूज़ यू कैन यूज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सनसेट टीवी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जब होगी तो आपके परिवार में यदि 15 साल से 18 साल के बच्चे या किशोर हैं तो उन्हें ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं और भारत ही नहीं दुनिया भर में कोविड अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसके खिलाफ सबसे कारगर हथियार अगर कोई है तो वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। और अब बात सेहत की ही करेंगे और आज बात होगी सर्वाइकल के दर्द की, जो एक आम समस्या है जिससे बड़ी संख्या में लोग पीड़ित होते जा रहे हैं।
घंटों बैठकर काम करने वाले लोगों को अक्सर गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है, जिसे कई बार बहुत साधारण सा दर्द मानकर हल्की सी गर्दन की एक्सरसाइज या योग कर लिया जाता है और माना जाता है कि उन्हें गर्दन के दर्द से निजात मिल जाएगी। ये दर्द अब हम देख रहे हैं कि युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और क्या ये पता है आपको कि हम जिसे मामूली गर्दन का दर्द समझ लेते हैं वो सर्वाइकल पेन है, जिसका समय पर इलाज ना किया जाए तो ये दर्द और भी कई बीमारियों की चपेट में हमें डाल सकता है। योग के जरिए सर्वाइकल पेन से कैसे पा सकते हैं निजात, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, कोहनियों को मोड़ें और अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं को दाएं कंधे पर रखें। ध्यान दें पीछे की ओर क्रॉस की आकृति बन जाए। कोहनियां कान के समीप हों, कमर गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह उत्तान मंडूकासन का अभ्यास आपकी गर्दन की और कंधे की मांसपेशियों को सशक्त कर सर्वाइकल पेन के मैनेजमेंट में लाभदायक है। श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करें, भुजाओं को ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस लाएं और विश्राम करें। इस अभ्यास को एक बार और दोहरा जाएं। धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। और इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ। I always feel that there is nothing called waste. It's only the way you look at it. If we can find utility in that, we can literally change the sustainability or the future of the world itself. जब पीएम ने हमारे गांव की महिलाओं के यहाँ की एलोवेरा खेती का जब नाम लिया, तब यहाँ के लोग और बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। Sleep is an integral component of our life and it is very important for the physical and mental restitution of our body. स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग एक कॉमन डिसऑर्डर है, इसका इलाज भी है अवेलेबल। इलाज के साथ साथ हमें अपने लाइफस्टाइल को भी बदलना पड़ेगा। अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका निदान आसान है और इसका उपचार भी बहुत आसान है। टाइम से खाना, टाइम से सोना, अवॉइड करना इंटॉक्सिकेंट्स, ऑल दोज थिंग्स विल मेक अ डिफरेंस टू आवर लाइफ। फोकस एरिया क्या रहा आपका? एजुकेशन, हेल्थ। हमारा विजन है कि साउथ दिल्ली भी गुजरात के पैटर्न पर डेवलप्ड हो, इंदौर के पैटर्न पर डेवलप्ड हो। बहुत कम समय मिलता है घर में रहने के लिए, जो लोग समस्या लेकर आते हैं अपनी और वो सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पिछले 25 साल में जब तक मैं एमपी बना हूँ, मेरे जीवन में मुझे कभी खाली समय नजर ही नहीं आया। क्या इच्छा है विद्रोड़ी जी की? ये काम जरूर करूंगा। सर, हर गरीब को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए, बेचारे को उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे डेवलपमेंट नेताजी ने बहुत सारे कराए हैं, पार्क वगैरह, रोड, नाली, सड़कें, बहुत ध्यान दिया है। 2003 से लगातार क्षेत्र को पूरा ध्यान दिया है और हमसे जुड़े भी रहते हैं। कोई भी समस्या है उसको पूरी तरह से सुनते भी हैं। आपके सांसद में देखिए मेरी बात मेरे साथ, इस सप्ताह शुक्रवार 7:30 बजे संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात आज के इतिहास की।
आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 31 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 31 दिसंबर वर्ष 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही फरमान से इसे पंजीकृत किया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया और खास तौर पर भारत के साथ व्यापार के लिए कंपनी की स्थापना हुई। इसे मसाले के व्यापार के लिए गठित किया गया। उस समय स्पेन और पुर्तगाल का इस व्यापार में एकाधिकार था। कुछ समय बाद कंपनी ने मसाले के अलावा कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम के व्यापार का काम भी शुरू किया। समय के साथ ही इसने राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसने लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के एजेंट के तौर पर भारत में काम किया। वर्ष 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद कंपनी को भंग कर दिया गया और अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के संचालन का काम सीधा अपने हाथों में ले लिया। 31 दिसंबर वर्ष 1964 में डोनाल्ड कैंपबेल ने पानी पर सबसे तेज गति से स्पीड बोट चलाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपनी स्पीड बोट 444.71 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई। एक ही वर्ष में पानी और जमीन पर सबसे तेज गति से वाहन दौड़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाले वो दुनिया के पहले शख्स बने। उसी वर्ष जुलाई में उन्होंने जमीन पर 648.72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई। इससे पहले पानी पर सबसे तेज गति से स्पीड बोट चलाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था। वर्ष 1959 में कैंपबेल ने अपनी स्पीड बोट 418.99 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई थी। तो आज के दिन से जुड़े इतिहास को हमने जाना और 2021 की हम बात करें जिसका आज आखिरी दिन है। ये कई बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन इस दौरान एक खास उत्सव शुरू हुआ जो अब तक जारी है। जी हाँ, वर्ष के अंतिम दिन बात करते हैं उस उत्सव की जो आपका भी उतना ही है जितना कि मेरा या फिर किसी अन्य भारतीय का। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। 2021 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न की शुरुआत की गई और ये जश्न देश में 2 साल तक चलेगा। देश अगले साल यानी कि साल 2022 में अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। इस गौरवमयी घटना को देश भर में महज एक दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक मनाया जाएगा। इसी क्रम में 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च के 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जरिए भारत के 75 साल के गौरवमयी इतिहास और उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, उन सभी को जिन्होंने न सिर्फ देश की विकास यात्रा को गति देने का काम किया, बल्कि वो सरकार को सक्षम और देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली शक्ति भी बने। इस उत्सव के जरिए देश के इतिहास के अनछुए पहलुओं को, देश की स्वतंत्रता के अनसंग हीरोज को, देश की नदियों, देश के भविष्य यानी कि युवाओं और शहरों तक के इतिहास को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन साल 2023 में 15 अगस्त को होगा। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 9:30 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट विदा 2021। 10 बजे संसद टीवी पर आप देखिए सिख दर्शन पर आधारित कार्यक्रम एकम सत, जिसमें आज बात विशेष रूप से सिख दर्शन की जाएगी। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दों पर चर्चा, मुद्दा आपका में, और 7:30 बजे आप देखिए आपके सांसद, जिसमें आज मुलाकात रमेश बिधूड़ी से। रात 8 बजे संसद टीवी पर देखिए दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर, और रात 8:30 बजे डिप्लोमेटिक डिस्पैच। 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव, और रात 10 बजे देखिए बदलाव के नायक द चेंज मेकर्स।
और कड़ाके की ठंड में हम सर्दी से बचने के उपाय कर रहे हैं, उसी तरह जानवरों को भी सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं इंदौर और जयपुर में हीटर के साथ सर्दी का मजा लेते जानवरों की झलक। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।